हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो उसमें जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन सारे पेपर को मैं आप सभी के लिए सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 28/12/2020 में पेपर 1 मतलब CBT 1 कर लीजिए, CBT 1 का जो शिफ्ट नंबर 1 था 28/12/2024 का, उसके पेपर को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसमें जितने भी क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस के, जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको मैं बताते चलूँगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है कि आपको एक टेस्ट की तरह भी लेना है कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है। जो कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए, और जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो कोशिश करिए आप अपने साथ पेन पेपर लेके बैठिए। हाँ, और इस जीएस सेक्शन को जब मैं कंप्लीट कराऊंगा तो इसमें जो भी टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आप कोशिश करिएगा कि उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करते चलें, ताकि वहाँ से अगर फिर से क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए तो आपसे छूटा नहीं। ठीक है, छूटे नहीं आप सभी। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए आज से हम श्री गणेश करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। तो जब जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, जीएस का भी लेकर आऊँगा, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, जब मुझसे पॉसिबल होगा तब आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाँ, जरूर इस चीज़ को मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ कि जो भी क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ वो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करते चलना है, और मैं उसका थ्योरी क्लासेस के लिए भी वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूंगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए यहाँ पे है कि राजतरंगिणी, ठीक है, ये इसके लेखक कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, कालिदास या फिर कल्हण। तो ये जो टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर वाला है। ठीक है, तो आपको बुक्स एंड ऑथर से भी जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, जो प्रेजेंट में भी बुक जो है कई सारे लोग लिखते हैं उससे भी पूछा जाता है, और जो एंशिएंट बुक्स होते हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत आसान प्रश्न है। ये जो सेट था, ये जो CBT 1 था, ये 28/12 वाला, ये बहुत आसान पेपर आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आई थिंक सबको पता होगा, इसके लेखक कल्हण है। ठीक है, राजतरंगिणी में एक्चुअली में क्या है, कश्मीर के इतिहास को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और जो जयदेव है इनके एक पुस्तक का नाम आप सभी को याद होना चाहिए, गीत गोविंद। ठीक है, जयदेव की एक पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद। हमेशा कई बार से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, गीत गोविंद, ये भी याद रखिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। ठीक है, और जो चंद्रबरदाई हैं इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवनी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के से संबंधित कहानियों को, उनकी वीरता को प्रदर्शित किया गया। कालिदास की कई सारी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जैसे आपने सुना होगा कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखित है। रघुवंशम सुना होगा आपने, रघुवंशम। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास जी के द्वारा ही लिखा है। और एक और याद रखिएगा, मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम, ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। और कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे याद, जैसे मैंने कश्मीर के इतिहास के बारे में बोला कि जो कल्हण है, जो राजतरंगिणी लिखा है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कश्मीर के अंदर 3 महत्वपूर्ण राजवंश हुए जिनका कालक्रम को भी आपसे कई बार से पूछा जाता है। सबसे पहले कारकोट वंश। ठीक है, कारकोट वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश। ठीक है, उत्पल वंश, और उत्पल वंश के बाद तीसरे नंबर पे आया लोहार वंश। इन तीनों वंश ने यहाँ पे शासन किया कश्मीर के अंदर। ठीक है, और जो कल्हण थे ना, ये लोहार वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हर्ष। ठीक है, लोहार वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हर्ष, और उन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? कल्हण थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछता हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन का आप आंसर देके जरूर बताइएगा कि जो कारकोट वंश है, ठीक है, कश्मीर के अंदर जो कारकोट वंश था उसका संस्थापक कौन था?
ठीक है, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा किसका किसका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। और जैसे अभी ये सिख संप्रदाय से जो सिख संप्रदाय है उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बताइए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु हरगोबिंद सिंह, किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, 1699 में। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी, पाहुल प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु नानक देव तो आप पता है कि ये सिख धर्म के संस्थापक कह लीजिए, सिखों के सिख संप्रदाय के संस्थापक हो गए और सिखों के पहले गुरु भी गुरु नानक देव ही हो गए। और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, गुरु नानक देव जो है ना, इन्होंने संगत और पंगत की स्थापना किया था। संगत और पंगत का स्थापना किया था। संगत का मतलब होता है क्या, जैसे धर्मशाला, पंगत का मतलब लंगर, ये सब इन्होंने ही स्थापना किया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने औरंगजेब ने इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। बाद में जो औरंगजेब है उसको जो गुरु तेग बहादुर है उनको मरवा देता है। ठीक, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो गुरु तेग बहादुर थे जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे सिख संप्रदाय के ऊपर। बताइए कि सिखों के कौन से ऐसे गुरु थे। ठीक है, सिख संप्रदाय के कौन से गुरु जो थे उन्होंने 5 कक्कार कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, 5 कक्कारों को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, 5 कक्कार। उम्मीद है आप 5 कक्कार जो है सिख संप्रदाय का आपको पता होगा, जिसमें केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा ये सब आता है। तो कौन से गुरु थे, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क, रोम, सीपीयू या फिर मॉनिटर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू में बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट और तीसरा जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। जितने भी कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन होता है ना, वो सब ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो स्टोरेज वाली बात होती है वो मेमोरी यूनिट में, और कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के बारे में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध थी, जो लड़ाइयाँ थी, उनसे भी प्रश्न जो है कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ के रखिएगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में लड़ा गया था आपको बताना है। 1556 में, 1536 में, 1576 में या फिर 1536 में। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी अगर पूछ दो तो याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब, 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर जो है बाबर को विजय प्राप्त हुआ था और इब्राहिम लोदी जो है इसमें हार गया था। ठीक है, हल्दी का घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब, 1576 ईस्वी में। और आप सभी को पता होगा किसके किस बीच में हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुआ था, महाराणा प्रताप। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन चलिए पूछ ही देता हूं, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का पहला देख लिया, दूसरा युद्ध देख लिया। अब बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो था कब और किसके किसके बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब और किसके किसके बीच में हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
पांचवा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, देखिए पांचवा प्रश्न जो है योजनाओं से संबंधित है, महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित, क्योंकि एक न एक प्रश्न आपको स्कीम, योजना, प्रोग्राम से रिलेटेड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं एनटीपीसी में, ठीक है। तो बताना है क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना जो है क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की एक योजना है, या फिर महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल प्रदान करने की एक योजना है, या फिर चौथा लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की एक योजना है। बताइए सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, ठीक है। ये जो आपको कन्या समृद्धि योजना है, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, पहली बात। और ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही इसको लॉन्च किया गया था। ये एक छोटी सी बचत योजना है जिसके अंतर्गत जो माता पिता होते हैं या फिर जो कानूनी रूप से अभिभावक होते हैं वो कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। और खाता खुलवाने के लिए जो बच्ची होती है उसकी उम्र जो है मिनिमम 10 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम उस बच्ची की आयु होना चाहिए इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि किस तरह के जो मात्राओं को किस मात्रक से मापा जाता है, ठीक है। बताइए, तो बताना है कि पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को किस इकाई से मापा जाएगा? जूल से, मोल से, टेस्ला से, या फिर लक्स से? किस इकाई का प्रयोग करके आप पदार्थ की मात्रा को मेजर कर सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोल। मोल एक ऐसा मात्रक है जिससे किसी भी पदार्थ की मात्रा को मेजर किया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि एक मोल में कितने अणु या परमाणु होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट ऑफ सब्सटेंस, इतना होता है। इसको हम अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जूल तो पता है, जूल से हम क्या कार्य का मात्रक होता है या फिर ऊर्जा का मात्रक? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है भाई? टेस्ला होता है, ठीक है। लक्स किसका मात्रक है? तो ये प्रदीप्ति घनत्व कहते हैं, प्रदीप्ति घनत्व, ठीक है, इल्यूमिनेशन कहते हैं, इसका मात्रक होता है लक्स होता है, ठीक है। चलिए और फ्लक्स, एक आपने सुना होगा फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये 6वां प्रश्न है। तो ये इकाई और मात्रक वाला भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि मंदिर और स्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो बताइए कि ये सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? और ये 2020 के समय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था उस समय, एक करंट अफेयर, करंट न्यूज़ में था, इसलिए और ज़्यादा याद होना जरूरी था। तो ऐसे ही कोई अगर टेम्पल हो गया, कोई मॉन्यूमेंट जो है अगर करेंटली न्यूज़ में चल रहा है तो उसको आप जरूर याद रखिएगा। बताइए सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? कहाँ स्थित है? ये तो केरल में आपको देखने को मिलेगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल के अंदर है। उड़ीसा में आप सभी को पता होगा कोणार्क मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, ये सब उड़ीसा के अंदर आता है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तिरुपति बालाजी मंदिर है। तो ऐसे ही आपको स्टेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्पल जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स के राज्यों का सदस्य नहीं है? ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में 7 ऐसी राज्य हैं जिसको मिला जुला के हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया कि कौन से ऐसा राज्य है ये चारों विकल्प में से जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं उसमें शामिल नहीं है? बताइए, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा, कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर्स में नहीं आते हैं। मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये तीनों तो है, लेकिन सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आते। और कौन कौन से आ गए? 4 और कौन से? 3 तो यहाँ पे हो गए ना, 1 2 3। एक हो गया असम, ठीक है, असम जो 7 सिस्टर्स में आता है, तो 4 हो गया। असम के बाद मिजोरम यहाँ पे लिखा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। अब त्रिपुरा भी यहाँ पे है, नागालैंड और मणिपुर, 2 और नाम याद रख लीजिए, नागालैंड और मणिपुर, ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनको मिला के हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और उनका हेडक्वार्टर, उनका स्थापना कब हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो आप सभी को पढ़ना ही होता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग डर रहे थे कि सर हमको तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का दिए नहीं, तो डरना क्या है, ये सब आपको पढ़ा हुआ है और पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, द हेग में या फिर वाशिंगटन डीसी में, कहाँ स्थित है, ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द हेग में, द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर एक शहर है द हेग, वहीं पे आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। पेरिस में किसका है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर आपको यूनिसेफ, न्यूयॉर्क के अंदर आपको यूनिसेफ और WHO का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए, क्वेश्चन आपके लिए कि बताइए जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, किस देश में है और कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स का, ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो है हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, स्पोर्ट्स करंट अफेयर को जरूर करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया था, बताइए, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई या फिर गुवाहाटी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी के अंदर 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। लेकिन अब आपको पढ़ के रखना है 2024 का, 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये किस शहर में आयोजित किया गया है, तो किस राज्य में। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तमिलनाडु के अंदर होगा। तमिलनाडु में भी जगहों का नाम याद रखिएगा, चेन्नई, 4 प्रमुख स्थानों में चेन्नई हो गया, मदुरई हो गया, इसके बाद त्रिची, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और एक याद रखिएगा कोयम्बटूर। इन 4 स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किया गया। इसका एक शुभंकर भी पूछा जाता है, मस्केट क्या था, ठीक है। तो खेलो इंडिया 2024 का इसका मस्केट क्या है, तो वीर मंगई, ठीक है, वीर मंगई, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से ही क्वेश्चन आपसे एक बार और पूछ लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम UNSC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका परमानेंट मेंबर की बात कर रहा है, स्थायी सदस्य की बात कर रहा है। कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान या फिर फ्रांस, कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो जापान है ना, ये UNSC का परमानेंट मेंबर नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि UNSC में 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से 3 तो आप देख गए, यूनाइटेड किंगडम, UK है, चीन है और फ्रांस है, 3 हो गया। 2 और बच गए, कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका अमेरिका, USA, ठीक है, USA हो गया एक, और एक हमारा बच गया रूस, रसिया। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है किसके, UNSC के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ये भी साइंस का एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बताइए कि कौन जो है सहजीविता संबंध को, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। जलतिपतिया, फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स या फिर काई, ठीक है। काई को हम और क्या जानते हैं भाई, काई को किस नाम से, इसको हम लाइकेन भी कहते हैं, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन भी हम काई को कहते हैं। तो इसमें काई जो है ना, यही जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन को शो करता है। एक्चुअली में जो लाइकेन आप देख रहे हैं ना, ये लाइकेन अकेले नहीं है, इसमें 2 महत्वपूर्ण जीव हैं, एक है कवक आपका, ठीक है, और दूसरा होता है शैवाल। कवक और शैवाल, इन दोनों का ही सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसको हम लाइकेन या फिर काई के नाम से जानते हैं। ये शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, और जो कवक है, जड़ कवक जो है, ये मिट्टी से, पानी के माध्यम से जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ होता है उसका अवशोषण करता है, और इसके बाद ये आपस में
खाना पीना बना के एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो लेटेस्ट में लॉन्च किया गया होगा या विकसित किया गया होगा वैसे प्रश्न जो जरूर ही पूछा जाता है। तो ये जो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, त्रिशूल, पृथ्वी, धनुष या फिर पिनाका, बताइए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, पिनाका। पिनाका इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बता दूं। सबसे पहली बात डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। और एक ये भी याद रखिएगा कि डीआरडीओ को स्थापना कब किया गया था। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, ठीक है, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। हाँ, इसरो के बारे में भी आप याद रख लीजिएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। और इसको स्थापना कब किया गया? तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, रांची में या फिर शिमला में? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शिमला के साथ ही आलू की सब्जी अच्छी लगती है, तो ऐसे याद रखिएगा, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला के अंदर स्थित है। ठीक है, लखनऊ के अंदर जैसे कि आपको याद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केंद्रीय औषधि बस लिख दूंगा तो समझिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ के अंदर। ठीक है, लक अच्छा है तो आपको औषधि मिल जाएगी। ठीक है, या फिर लक अच्छा तो आपको औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। नई दिल्ली के अंदर कई सारा मिलेगा। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अंदर। मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली के अंदर ही स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक सुना होगा नाम नीरी, NEERI, नीरी। ठीक है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम नीरी कहते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हेड क्वार्टर इसका कहाँ है आपको बताना। अच्छा, इसको स्थापित किया गया था 1958 में। ठीक है, 1958 में नीरी की स्थापना की गई थी। अब आप सभी को कमेंट करना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है कि सेरीकल्चर शब्द किस से संबंधित है? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साइंस में, एनवायरनमेंट का एक्चुअली क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर पार्ट में आता है। बताइए कि सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? रेशम की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या फिर पक्षी पालन? बहुत आसान प्रश्न है और कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो सेरीकल्चर जो शब्द है ये रेशम की खेती से संबंधित है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सेरीकल्चर किससे? तो रेशम की खेती से संबंधित है। मछली पालन जो है ना, मछली पालन, इसको हम पीसी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ PISCI, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। मधुमक्खी पालन के लिए याद रखिए एपी कल्चर, API, एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर। एक्चुअली जो एपी शब्द है ना, ये मधुमक्खियों के लिए यूज किया जाता है। मधुमक्खियों के रहने का जो स्थान होता है उसको हम एपियरी कहते हैं, एपियरी, ये मधुमक्खियों के रहने का स्थान। जो पक्षी पालन है इसको हम एवी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवी कल्चर, AVI कल्चर, क्योंकि यहाँ पे जो एवी शब्द है ना ये किससे? पक्षियों से संबंधित होता है, इसलिए जो पक्षियों को रखने का जो स्थान होता है उसको एवियरी कहते हैं। मधुमक्खी के स्थान, रहने का स्थान एपियरी, और जो पक्षियों के रखने का स्थान होता है एवियरी कहलाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए कि वीटी कल्चर किससे संबंधित है? वीटी कल्चर ये किसके खेती से संबंधित है या किसके पालन से संबंधित है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। बताइए कि जो ध्वनि है किस में संचारित नहीं हो सकती है, किस में नहीं जा सकती? दूध, निर्वात, इस्पात या फिर वायु? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्वात, वैक्यूम। जो वैक्यूम है इसमें जो है वायु गमन नहीं कर सकती, क्योंकि वायु के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है।
बिना मीडियम का जो ध्वनि है वो गमन नहीं कर सकती। ध्वनि का चाल वायु में आप सभी को पता होना चाहिए कि कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये वायु की चाल होती है ध्वनि के अंदर, ध्वनि की चाल होती है वायु में, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और ध्वनि एक तरह का अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर आता है, याद रखिएगा। और इसके लिए, इसके संचारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम का ये गमन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर का प्रश्न है, ये भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। मालदीव, भारत, नेपाल या फिर भूटान। कौन ऐसा है जो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। पहली बात तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक जो है इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ढाका। ढाका ढाका देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं उसका आपको जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी देशों की जो महत्वपूर्ण करेंसी होती है उसको भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, कंट्री, करेंसी, कैपिटल, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार से उसको रीजनिंग में भी क्वेश्चन बना के पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में है। और इसमें 7 कंट्रीज है। बिम्स्टेक के कितने मेंबर? 7 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें एक हो गया हमारा बांग्लादेश, मैं लिख ही देता हूँ। एक हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। दूसरा लिख लीजिए म्यांमार, ठीक है, दूसरा हो गया म्यांमार। तीसरे नंबर पे आ गया हमारा इंडिया, मतलब ये है 3 हो गया। चौथे नंबर पे लिख लीजिए श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और चौथे नंबर पे हो गया हमारा थाईलैंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। थाईलैंड के बाद नेपाल और भूटान। ये 7 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक है क्या भाई? तो ये बंगाल की खाड़ी में जितने भी के आसपास जितने संबंधित जो देश है ना, उनका एक समूह है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बिम्स्टेक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। 18वां प्रश्न क्या है कि वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो याद रखिएगा प्राइज वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको नोबेल प्राइज के बारे में पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड किसके, इसके बाद फिल्म से संबंधित जो मिलता है, ऑस्कर वगैरह मिलता है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है। अब बात करें क्योंकि 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो 2019 में ज्ञानपीठ किसको मिला था वो आपसे पूछा गया है। तो उस समय किसको मिला था मैं बता दूं, अच्युतन नंबूतिरी, ठीक है, ए अच्युतन नंबूतिरी को मिला था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 58वां का, क्योंकि हम 2024 में हम पढ़ रहे हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको किसको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो पहला उर्दू के एक महान कवि हुए गुलजार, ठीक है, उर्दू के लिए उर्दू के कवि हो गए गुलजार, उनको दिया गया 58वां। और एक आपको याद रखना है जो एक संस्कृताचार्य हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको उर्दू के लिए और इनको संस्कृत के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि एनटीपीसी जो है, आरआरबी एनटीपीसी, इसमें बहुत पुराने करंट अफेयर को भी पूछ दिया जाता है। कई बार से 3-4 साल पुराना भी पूछ दिया जाता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको प्रेजेंट का 1 साल का पढ़ के तो जाना ही चाहिए, ठीक है। तो बताइए कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? इसका आंसर है विजया बैंक और देना बैंक। इन दोनों बैंकों का विलय कर दिया गया था, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता दूं कि 19 जुलाई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 19 जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा ये 14 बैंकों का, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 में। इसके बाद 1908 के अंदर भी, अप्रैल 1908 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? 19 जुलाई 1978 को। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में, ठीक है, ये है 1980, ठीक, 1980 में 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि जो आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय चित्रकला है? बताइए किस राज्य का है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का बहुत ही पुराना ये पटचित्र शैली है चित्रकला का, याद रखिएगा। क्वेश्चन जैसे चलिए बिहार का एक आपको मिथिला पेंटिंग आप सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछा भी गया कि मिथिला पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है? यहाँ से अब ज्योग्राफी का प्रश्न जो है आ गया। देखिए एनटीपीसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन ज़्यादा हालांकि इंडियन ज्योग्राफी से ही मिलते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी देखने को मिल जाएगा। अब बताइए कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जलेपला, बड़ा लाचाला, जोजिला या फिर नाथुला? कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? बताइए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये जो जोजिला दर्रा है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक हमारा लद्दाख जो है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज हो गया, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, और इसी में एक जिला है कारगिल। ठीक है, लद्दाख का जो कारगिल जिला है उसी में आपको ये जोजिला दर्रा देखने को मिलता है, और ये दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। जलेपला दर्रा ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये सिक्किम राज्य में मिलेगा देखने को। बड़ा लाचाला जो दर्रा है, ये बी वाला, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का दर्रा है कौन सा? बड़ा लाचाला। इसके बाद ये नाथुला दर्रा जो है ये भी सिक्किम के अंदर है। ठीक है, नाथुला दर्रा भी कहाँ? सिक्किम के अंदर ही है। अच्छा, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताइए 3 दर्रा का नाम बता रहा हूँ। एक है माना दर्रा, दूसरा है लिपुलेख दर्रा, माना लिपुलेख, और एक है नीति दर्रा। बताइए ये तीनों दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? माना, लिपुलेख और नीति दर्रा तीनों किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताना है। 22वां प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? ये सबसे कॉमन आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। भगत सिंह का तो आपने सुना ही होगा, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी याद रखिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी किसके द्वारा? ये भी भगत सिंह का ही एक कथन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट करके बताइएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? अब हमारे दिल में है, यह कथन जो है किस क्रांतिकारी है का है? कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है कि जो कि एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे और भी मैं इंक्लूड करूंगा। बताइएगा कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? कहाँ का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के अंदर है ये हमारा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आपको कन्याकुमारी में मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु में भी अगर पूछ देगा तो कन्याकुमारी जो स्थान है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर अगर जाएंगे ना, ये गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर एक काकरापारा है। ठीक है, काकरापारा अगर परमाणु विद्युत गृह पूछेगा कहाँ है, तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर जाएंगे तो याद रखिएगा कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर कैगा परमाणु विद्युत गृह। महाराष्ट्र के अंदर एक चीज याद रखिएगा, महाराष्ट्र वाला भी ये सब पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसको बोलते हैं तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में जाएंगे तो रावत भाटा, राजस्थान के अंदर रावत भाटा, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, लिख के रखिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछते हैं। 24वां कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, भारत के ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, समाज जैसे है, उन सब का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ऐसे प्रश्न बहुत अधिक, एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सब हिस्ट्री का है। अब बताइए कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा संस्थापित किया गया था। राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा तो आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स याद रखिए, जैसे आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज आपने सुना होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप जानते होंगे, इन्होंने वेलूर मठ का स्थापना किया था कोलकाता में। ठीक है, वेलूर मठ। और एक रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना इन्होंने किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक याद रखिएगा, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइएगा कि सत्य शोधक समाज, ये सब पूछे गए ना, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताइएगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 24 प्रश्न अभी तक हो गए। चलिए शुरू करते हैं आगे। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि इनमें से कौन से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश जो है स्थल रूप हैं। ठीक है, जो सभी तरह स्थल से घिरे हुए, कोई भी समुद्र से लगे हुए नहीं है। इन दो देशों का, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो महादेश है, उसमें से कौन ऐसे उसके देश हैं जो स्थल रूप हैं? बताइए। पैराग्वे और बोलिविया, ब्राजील और वेनेजुएला, चिली और इक्वाडोर, गुआना या सुरीनाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अमेरिका में स्थित दो देश पैराग्वे और बोलिविया ऐसे देश हैं जो कि स्थल रूप हैं। ठीक है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि ये पंपास, ठीक है, पंपास जो ये घास की मैदान होती है, ये आपको किस देश में देखने को मिलेगा? और एक और याद रखिएगा, प्रेयरी, पंपास और प्रेयरी, ये दोनों जो घास की मैदान हैं किस देश के अंदर देखने को मिलता है? कमेंट करके बताइएगा। और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। 26वां प्रश्न है कि भारत के किन दो शहरों के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? ठीक है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, पुरी और हावड़ा, अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, किसके किन दो स्थानों के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? आप सभी को बताना। इसका आंसर है नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कहाँ? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चल रहा है। ठीक है ना, और शुरुआत में ना इसको ट्रेन 18 के नाम से चलाया गया था। मतलब जो योजना है जिसके अंतर्गत वंदे भारत को चलाया गया था, इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। जो मेक इन इंडिया जो योजना है, उसी के तहत 18 महीनों के अंदर इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया गया था। इसीलिए ट्रेन 18 के नाम से भी इसको शुरुआत किया गया था, मतलब इस योजना को, और बाद में इस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था। ठीक है, अभी तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अभी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत हो गई है। ठीक है, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की भी अब शुरुआत हो गई है। कहाँ? तो गुजरात से। ठीक है, गुजरात से इसका उद्घाटन हुआ है। कब? 16 सितंबर को। 16 सितंबर 2024 को ही इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में? तो अहमदाबाद से लेके भुज के बीच में ये वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जो है चलेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अहमदाबाद से भुज के बीच में ये वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 27वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या था? कौन सा, क्या थीम का नाम क्या था? 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसका क्या नाम था? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण को मात, बीट प्लास्टिक प्रदूषण, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसका थीम था। लेकिन अब पूछ दिया जाएगा कि 2024 का थीम क्या, तो आपको मेन तो ये वाला भी पता होना चाहिए कि 2020 में तो पता था, 2024 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका थीम क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो थीम था याद रखिएगा, लैंड रिस्टोरेशन, डी डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये था, याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, जो मैं बोला उसको सुन के। क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा सकता है क्या, कि जो विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, पहली बात तो इसको मनाते कब हैं? तो प्रतिवर्ष इसको हम 5 जून को
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस को पहली बार 1973 में मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कुछ भी फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप लिख के रखिएगा, क्योंकि जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है UNEP, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में UNEP का स्थापना किया गया था, और इसी के जस्ट एक साल बाद 1973 में 5 जून को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था, मार्च शुरू किया था। अब बताइए कि दांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो दांडी जो है ये आपको गुजरात के नवसारी जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ठीक है, इसका डेट भी आपको याद रखना चाहिए कि दांडी मार्च कब से कब तक चला था। तो 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था यह दांडी मार्च। और इसी दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। इसके अगले दिन से ही 78 किलोमीटर की दूरी इसमें महात्मा गांधी जी ने पैदल चला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये 2020 में पूछा गया था, तो उस समय कुछ अलग था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद अब कुछ और है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है अभी आपको बताना है। देखिए 2020 के समय इसका राइट आंसर जो था 552 होता। ठीक है, उसके हिसाब से हमको ऑप्शन नंबर बी लेना होता 552। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो एंग्लो इंडियन वाला जो पोस्ट थे, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन वाले जो सीट था एंग्लो इंडियन का, उसको तो हटा दिया गया। तो अब उसको हटा देने की वजह से अब कितने हो गए भाई? तो प्रधान ये वाला इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी था, लेकिन अब अधिकतम संख्या अगर आप पूछ दे आपसे तो 550। तो लोकसभा की अधिकतम सीट कितने हैं? 550 है। पहले 552 किस लिए थे? क्योंकि 2 पद जो होता था, 2 सीट होते थे, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहता था, तो उसको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2019 में 104वां, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत, जो कि लागू कब से हुआ था? जो कि 2020 से लागू हुआ, और जिसके तहत 2 पद जो थे एंग्लो इंडियन वाले उसको हटा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछेगा ये लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है अभी लोकसभा में, वो पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से। लेकिन अगर आपसे अधिकतम पूछ दे, ठीक है, कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 543। ठीक है, याद है। ठीक है, तो अधिकतम तो हमने देख लिया, 550 अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन अच्छा एक चीज हम थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में, प्रेजेंट में कितने हैं ये मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली। प्रेजेंट में लोकसभा के कितने सदस्य हैं भाई? तो 543। ठीक है, 543 प्रेजेंट में कितने हैं? 543 लोकसभा के सदस्य हैं। अधिकतम कितने हो सकते थे? पहले 552 हो सकते थे, लेकिन अब कितने अधिकतम? 550, 2 एंग्लो इंडियन वाले को हटा दिए गए हैं। और वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 543। ठीक है, 543। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ठीक है, हिस्ट्री से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और उनसे रिलेटेड प्लेस जरूर पूछा जाता है। स्मारक और स्थान वाले प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। बताइए कि कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है? अल्लाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा या इंडिया गेट? तो आपको बुलंद दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा। बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाजा है कहाँ? तो फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा। बाकी अल्लाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट ये सभी के सभी दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, अल्लाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की बीवी थी, उसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है स्मारक वाला और स्थान वाला पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। मैंने बताया कि कंप्यूटर के 2 प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है?
ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उबंटू क्या है? मेलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर वेब ब्राउजर? आप सभी को पता होना चाहिए ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उबंटू क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए। और यहाँ ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होता है, इसका जो कोड होता है वो फ्री होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1988, 1986, 1991 या फिर 1990 में? कब इस अधिनियम को पारित किया गया था, आप सभी को बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में भारत के संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका में? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, ठीक है, बताइए। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एशिया में। एशिया में ही गोबी मरुस्थल स्थित है। अगर पर्टिकुलर आपसे कंट्री पूछ देना तो याद रखिएगा ये गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ? मंगोलिया में पड़ता है। इसके बाद चीन में भी एक तकला मकान मरुस्थल पड़ता है, तकला मकान ये मरुस्थल है, ये कहाँ है? चीन के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, अब आप लोग कमेंट, अच्छा मैं एक तो बता देता हूँ कि ये थार मरुस्थल जो है ये तो हम सभी को पता है कहाँ है, तो भारत के राजस्थान में स्थित है। भारत में राजस्थान में थार मरुस्थल है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि ये सहारा मरुस्थल, ठीक है, ये सहारा डेजर्ट जो है ये किस महाद्वीप में पड़ेगा? पहली बात तो किस महाद्वीप में पड़ेगा, और आप देश भी बता सकते हैं। ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा कि जो उसके आसपास का जो एक बड़ा कंट्री होगा उसका नाम बता दीजिएगा, या कौन से देश में स्थित है बता दीजिएगा, और कौन से महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, और आप सभी को पता होगा कि सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का प्रश्न है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है शामिल है? ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो इन्हीं 13 महारत्न कंपनी में कौन आता है आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी के अंदर आता है, 13 महारत्न कंपनी में। अच्छा, ये भी लेटेस्ट वाला भी आपसे पूछ सकता है कि जो 13वां नंबर का जो महारत्न कंपनी है 13वां वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है 13वें नंबर का है, सबसे लेटेस्ट वाला। 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ये भी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं, नाम लेके पर्टिकुलर नाम से पूछा जाता है कि ये कौन थे, ठीक है। तो बताइए, तो क्या इसका आंसर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये निर्विरोध चुने जाने वाले भी राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी नीलम संजीव रेड्डी जी ही थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37वां प्रश्न ज्योग्राफी के लिए है आप सभी के ऊपर कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि मेनलैंड सागर तट है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य चारों में से जो सबसे अधिक सागर तट से लगा हुआ है, सागर से लगा हुआ है? केरल, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत की, ठीक है, भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा कोस्टल लाइन जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल 7516.6 किलोमीटर ये ऐसी तट हैं, ऐसी भूमि है जो सागर से लगा हुआ। कुल लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें सबसे अधिक जो है गुजरात में, ठीक है, सबसे अधिक मेनलैंड जो सागर तट से लगा हुआ कौन सा है? गुजरात। 1600, लगभग 12 से लेकर 1600 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। मैं 1600 लिख देता हूँ, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि और हाँ, ठीक है, सबसे अधिक, सबसे लंबा कहाँ है? गुजरात के अंदर। सबसे छोटा का, सबसे छोटी जो तट रेखा कहाँ है, कौन से राज्य में, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी तट रेखा तो आपको गोवा में देखने को मिलेगा, ठीक है, गोवा में सबसे छोटी तट रेखा देखने को मिलेगा। एक्चुअली में भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात है, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है, केरल भी है, गोवा है, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी 9
ठीक है, 9 ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु भी है जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, कितने राज्य? 9 राज्य याद रखना। 38वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? ठीक है, तो ये बायोलॉजी में जाएंगे तो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरस से होने वाले, जीवाणु से होने वाले, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? हैजा, टीबी, चिकन पॉक्स या फिर टाइफाइड? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है ये वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स को एक्चुअली हम छोटी माता बोलते हैं। ठीक है, छोटी माता जो हम बोल रहे हैं उसको हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं और ये वायरस के द्वारा होता है। बाकी जो हैजा है, कॉलेरा जिसको कहते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ये हैजा है। जो टीबी है, ट्यूबरोक्लोसिस कहते हैं, ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। और जो टाइफाइड है ये भी किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये टाइफाइड जो है ये भी किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा ही होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो ये हमारा 39वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस सेट का कि इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, साइंस एंड टेक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बताइए कि इसरो के द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 या फिर 2016? बताइए। देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था इसको हम शॉर्ट में मॉम कहते हैं। मॉम मिशन, आपने एक मूवी भी देखा होगा, मिशन मंगलयान। ठीक है, मिशन मंगलयान। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसको हम शॉर्ट में MOM कहते हैं और इसकी शुरुआत जो है 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। अच्छा, ये जो मिशन था, ठीक है, इस मिशन को प्रारंभ कब किया गया था? याद रखिएगा, इस मिशन का स्टार्ट डेट जो था वो 5 नवंबर 2013 था। ठीक है, 5 नवंबर 2013 था। मंगल मिशन के नाम से, मिशन मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। और ये डेट अगर पूछेगा कि कब जो है मंगलयान मंगल की कक्षा में प्रवेश कर किया था, तो हमारा जो मंगलयान है वो कक्षा में प्रवेश कब किया था? अब किया था, ये भी उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को ये मिशन को शुरू किया गया था और 24 सितंबर 2014 में जो हमारा मंगलयान था वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था, याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिशन मंगलयान जो मंगलयान था उसके लिए प्रक्षेपण यान कौन सा था? ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन सा था, किसके द्वारा उसको लॉन्च किया गया था मिशन मंगल को? ठीक है, मंगलयान को। तो याद रखिएगा PSLV C-25। ठीक है, PSLV C-25 के ये लॉन्चर है जिससे क्या किया था? मंगलयान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये जो लॉन्चर है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है PSLV C-25, इसी के द्वारा मंगलयान को छोड़ा गया था। कहाँ से? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये तो पूरा मिशन मॉम के बारे में था, मंगलयान के बारे में था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्रश्न जो है RRB NTPC में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, अलग अलग जगह से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका 39 में से कितना बना? क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार आए होंगे तो आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छे से लगा होगा। क्या इस सेशन को और आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम कराएंगे आप सभी को RRB NTPC की तैयारी। और बाकी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही। पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।